आज मेरे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि LXi वेरिएंट है। अगर इसकी ऑन रोड कीमत की बात करूं तो ये मुझे जो ऑन रोड कीमत देखने को मिल रही है वो 6,80,000 रुपये ऑन रोड कीमत देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले अगर मैं इसकी की बात करूं तो हमें कुछ इस तरीक़ा से की देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक देखने का बटन मिलता है। इसमें कोई भी हमें अलार्म देखने के लिए नहीं मिलता है। जब हम लॉक करते हैं तो खाली इंडिकेटर ही ब्लिंक होते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती है जिसमें हमें कोई आवाज़ आए, या इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जो आवाज़ आती है। अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूं तो हमें कुछ इस तरीक़ा से फ्रंट लुक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक टॉलवे डिजाइन रहने वाला है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। इसकी फ्रंट की बात करूं तो हमें कुछ फ्रंट इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलता है, जो कि अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ये हमें 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। फ्रंट से गाड़ी कुछ हमें इस तरीक़ा की देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा लुक अपीलिंग निकल के आती है। अगर फ्रंट की बात करूं तो इसमें हमें फ्रंट में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले अगर बात करूं तो मुझे इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं, और उसके बाद में हमें इसमें कोई भी फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर बम्पर में हमें अब ये ग्लॉस ब्लैक ग्रिल देखने के लिए मिलती है, जो पहले हमें मैट ब्लैक ग्रिल देखने के लिए मिलती थी। और नीचे की तरफ अब मारुति ने एक फ्रंट स्किड प्लेट भी लगाकर देनी शुरू कर दी है, जो कि पहले ये बम्पर कलर में ही आती थी, लेकिन अब ये मैट ब्लैक में हमें अलग से स्किड प्लेट जो है ये वाली देखने के लिए मिलती है। और ये बीच में हमें एक बड़ा सा सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है। अगर फ्रंट की बात करूँ तो हमें इसमें कोई भी ऐसी ए पिलर वगैरह हमें ब्लैक आउट देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें सब कुछ गाड़ी में सादा सादा सा देखने के लिए मिलता है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो हमें कुछ साइड प्रोफाइल इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलती है, जिसकी लेंथ रहने वाली 3755 mm के आसपास, और जिसकी हाइट रहने वाली तकरीबन 1700 कुछ mm के आसपास। कुछ साइड से हमें इस तरीक़ा की देखने के लिए मिलती है, जिसपे हमें फेंडर पे इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, और जो कि इसमें ORVM है वो हमें सादा देखने के लिए मिलता है। कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल और एडजस्टेबल देखने के लिए नहीं मिलता है, और वो भी हमें ब्लैक कलर का ही देखने के लिए मिलता है। कोई भी हमें बॉडी कलर ORVM देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर डोर हैंडल की बात करूं तो ये भी हमें ब्लैक कलर के ही देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी हमें ये बॉडी कलर देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो ये हमें 14 नंबर का टायर साइज देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एक स्टील रिम रहता है, जिसकी अगर उसकी साइज की बात करूं तो 165/80 और 14 का टायर साइज रहने वाला है। बिल्कुल सेम साइज पीछे का रहने वाला है। और इसके ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर की बात करूँ तो ये हमें बॉडी कलर देखने के लिए ही मिलते हैं, कोई भी हमें ये ब्लैक आउट पिलर देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि मारुति की और भी गाड़ियों में ब्लैक पिलर देखने के लिए मिलते हैं जिन पर टेपिंग हुई रहती है। और गाड़ी के पीछे की बात करूँ तो हमें कुछ रियर लुक इस तरीक़ा से देखने के लिए मिलती है, जो कि रियर लुक बहुत ज़्यादा अच्छी देखने में लगती है। और गाड़ी में हमें 2 टेल लैंप देखने के लिए मिलते हैं, जो कि LED टेल लैंप रहने वाले हैं। बीच में हमें एक ये सुजुकी का लोगो और स्विफ्ट की बैचिंग देखने के लिए मिलती है। अगर हम पीछे की बात करें विंडशील्ड की तो इस पर हमें रियर डिफोगर देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन कोई भी हमें वाइपर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहीं पर ही हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें एक एंटीना देखने के लिए मिलता है। ये कोई भी शार्पिंग एंटीना नहीं है, नॉर्मल एंटीना जो अब तक मारुति की गाड़ियां सब में लगाकर आई हैं। और पीछे की तरफ बम्पर की बात करूँ तो बम्पर में हमें 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीक़ा से, और 2 हमें रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। और मैं गाड़ी के बूट ओपनिंग की बात करूं तो हमें यहीं पर ही अब हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बटन देखने के लिए मिलता है, जो कि इस तरीक़ा से है। पहले की तरह अब हमें आगे से बूट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहां से अपने बूट को ओपन कर सकते हैं। अगर बूट के स्पेस की बात करूं तो हमें अच्छा खासा बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, जिसमें तकरीबन 260-70 लीटर के आसपास बूट स्पेस निकल के आता है। और पीछे की सीट की बात करूँ तो ये हमें कोई भी 60-40 सीट देखने के लिए नहीं मिलती है। ये हम यहीं से हम दोनों सीटों को एक साथ घेर सकते हैं। अगर आप देखो बढ़ चुका है सीट को फोल्ड करने के बाद में। अगर हम पीछे से बात करें तो हमें कुछ पीछे से रियर गाड़ी का इस तरह से देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें ऑल ब्लैक डोर ट्रिम देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें हमें पीछे की तरफ पावर विंडो और लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, नीचे की तरफ स्पीकर की प्लेसमेंट भी दे रखी है, लेकिन इसमें कोई भी वायरिंग नहीं दी है, हमें वायरिंग अलग से बिछवानी पड़ती है। कुछ रियर सीट स्पेस हमें कुछ इस तरीक़ा से देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी रहने वाला है। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो ये सीट फुल पीछे है, फिर भी काफ़ी स्पेस निकल के आ रहा है। अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। और गाड़ी में रिक्लाइनिंग एंगल भी अच्छा खासा दिया हुआ है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है।
पीछे की तरफ हमें ये ग्रेव हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं, एक आगे की तरफ है और दो पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ एक हमें ये कप होल्डर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं फ्रंट डोर की बात करूँ तो फ्रंट डोर पर हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, कुछ इस तरीका से हमें फ्रंट डोर देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑल ब्लैक ट्रिम में रहने वाला है। इसी पर हमें लॉक अनलॉक करने के लिए बटन और डोर ओपन करने के लिए हैंडल और चारों पावर विंडो के बटन यहीं पर दिए हुए हैं। नीचे की तरफ एक होल्डर और थोड़ा सा ये स्पेस देखने के लिए मिलता है। कुछ फ्रंट से हमें डैशबोर्ड इस तरीका का देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑल ब्लैक रहने वाला है, एक प्रीमियम फील निकल के आती है। अगर डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर हमें ये अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है, ये हेडलाइट लेबलिंग का बटन दिया हुआ है और यहीं पर हमें ये एसी के बैंड दिए हुए हैं, जो कि एसी के बैंड को हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं अगर हमें जरूरत है। कुछ इस तरीका से हमें इसका स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है, जो कि कोई भी हमें स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल बटन देखने के लिए नहीं मिलता है। इस साइड हमें हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है, इस साइड हमें वाइपर को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिया हुआ है। और सामने की तरफ हमें अब गाड़ी में पहले एक सिंगल मीटर देखने के लिए मिलता था, जो खाली एक स्पीडोमीटर होता था, लेकिन अब हमें ये टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं और बीच में हमें थोड़ी सी ये डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, जिसमें हमें किलोमीटर वगैरह, रेंज वगैरह और टाइम वगैरह ये सब चीजें देख सकते हैं। अगर फ्रंट की बात करूं सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल में हमें कोई भी इंफोर्मेंट सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है, कोई भी वैसी चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। इसमें हमें डैक वगैरह, स्पीकर वगैरह सब चीज़ें बाहर से लगवानी पड़ती हैं, लेकिन हमें ये ऑटोमेटिक जैसा एसी देखने के लिए मिल जाता है और बाकी वर्क भी ऐसा ही करता है, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, एक मैनुअल एसी होता है और ये हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ कोई भी हमें पेन ड्राइव या डाटा केबल लगाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। बीच में हमें ये हैंड ब्रेक लीवर देखने के लिए मिल जाता है। कुछ हमें ये ड्राइवर साइड की डोर इस तरीका से देखने के लिए मिलती है। बात करो तो रूफ में हमें एक ये हेलोजन बल्ब के साथ रूफ लाइट देखने के लिए मिल जाती है। दो ये हमें सनवाइजर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल है। कोई भी हमें यहाँ पर वैनिटी मिरर देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर इसके इंजन की बात करूँ तो ये हमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर जेड सीरीज का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और जिसकी पावर की बात करूँ तो 89 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो जो कंपनी ARI सर्टिफाइड माइलेज देती है वो 25 का देती है, लेकिन ये सिटी में 16, 17, 18 का बड़े आराम से दे देता है निकाल कर, और हाईवे पे 20 से 22 का माइलेज। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।